तेलुगु देशम पार्टी है ना, और टीएसआर कभी मिलेगा क्या? कभी मिलेगा? पंजाब में कभी अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलेगा क्या? पश्चिम बंगाल में कभी ममता बनर्जी और वामदल और ये कांग्रेस कभी मिलेगा क्या? क्षेत्रीय, अब यूपी में चले जाइए ना, वहां पर क्या मायावती और अखिलेश यादव कभी मिल जाएंगे? पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। सवर्ण जातियां कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को जल्दी वोट नहीं करती है, वो नेशनल पार्टी को ही करेंगी, पहले कांग्रेस अब बीजेपी। वोट का मारामारी जो है ना, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। बीजेपी अब आज के समय में सवर्ण पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और जो समाजवादी धारा की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे यूपी में वो समाजवादी पार्टी हो, बिहार में वो जदयू या राजद हो, या बंगाल में आप उसको वामदल कहिए, टीएमसी कहिए, जो कहिए, इनसे ऊपर उठकर मंडल राजनीति में भाजपा ने सबको पछाड़ दिया। तो करीब करीब भाजपा के 303 सांसद में, अब मान लीजिए कि इन तीनों को जोड़ने के बाद 70% सांसद जो है, मतलब 200 से ऊपर सांसद जो हैं, वो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग। तमिलनाडु का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, बिहार का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, सारा नेतृत्व जो पार्टी का राज्य स्तर पर है ना, वो ओबीसी को ही दे दिया गया है। आज मान लेते हैं कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार की वामदल से हुई, वामदल भी नीतीश कुमार को पीएम फेस मान लिया। अब आप हमको बताइए कि वामदल का बिहार में क्या जनाधार है? अगर यहां पर सीताराम येचुरी अगर प्रचार कर ही दे रहे हैं, कितना वोट कन्वर्ट करा के वो तेजस्वी यादव की पार्टी को या नीतीश कुमार की पार्टी को दिला पाएंगे? अगर केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ आ भी जा रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जो है उनकी पार्टी के यहां पर 2 टिकट मिलेगा? क्या बिहार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, वो महागठबंधन में आकर लड़ेगी? टीएमसी भी बिहार में चुनाव लड़ती है, बसपा भी बिहार में चुनाव लड़ती है, तो क्या नीतीश कुमार जो है वो मायावती अगर तैयार हो जाए नीतीश कुमार के नाम पर, तो क्या बिहार में बसपा को भी टिकट देंगे नीतीश कुमार? ये सवाल होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो 14-15 पार्टियां हो जाएंगी, तो सब पार्टियां 2-3 सीट पर लड़ेंगी। तो व्यवहारिक तरीके से समझिए कि जो क्षेत्रीय छत्रप है वही अपनी जगह पर वोट करा पाएंगे। नीतीश कुमार कभी भी यूपी में जाकर अखिलेश यादव की पार्टी को कुर्मी वोट नहीं दिला सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव कभी भी बिहार में आकर तेजस्वी यादव की पार्टी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी को यादव वोट नहीं दिला सकते हैं। यहाँ के यादव लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही वोट करेंगे। देखिए, पूरी वोट की जो मारामारी है ना, वो ओबीसी वोट को लेकर है अमृत, समझिए इस बात को। अपर कास्ट के वोट को लेकर बहुत ज्यादा आरोप नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट जो भारत में है, चाहे आप उत्तर भारत कह लीजिए, दक्षिण भारत कह लीजिए, या राजस्थान चले जाइए या बंगाल चले जाइए, जो सवर्ण जातियां हैं भारत में, वो बीजेपी की ही मूलतः वोटर है। 7 महीने के विश्राम के बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए थे। वहां गए, कांग्रेस से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, साथ में तेजस्वी यादव भी थे, और सीपीआईएमएल से भी बात हुई, और अरविंद केजरीवाल से। लेकिन इन सारे बातों के बाद एक बात आती है कि क्या नीतीश कुमार निश्चिंत हो गए? आज उन्हें लौटना भी है, शाम में उनकी फ्लाइट है और वो पटना भी आएंगे। तो इन सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ उदित आर्यन है। उदित जी से जानेंगे। उदित जी, क्या इन सारे बातों का क्या माना जाए? क्या इसका निष्कर्ष है कि नीतीश कुमार अब निश्चिंत हो गए हैं, विपक्षी एकता बन गई? देखिए, नीतीश कुमार निश्चिंत तो नहीं हुए होंगे, लेकिन उनको खुशी जरूर मिली होगी। आपको याद होगा कि जब अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार में सत्ता बदला, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बार प्रयास किया था कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए, सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाए, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुआ था। फजीहत भी हुआ था, लालू प्रसाद यादव का भी हुआ और नीतीश कुमार का भी हुआ। लेकिन अब जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, और ये बात कांग्रेस पार्टी अब बखूबी समझ रही है कि अगर सब एक नहीं हुए तो समूल नाश हो जाएगा 2024 के बाद। यानी 2024 के बाद बीजेपी और बढ़ चढ़ के, यानी अभी 303 सांसद ही है ना, ये भी हो सकता है कि इससे अधिक संख्या हो जाए, 350 सांसद हो जाए बीजेपी के, संभावना है। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं बीजेपी के। अब राम मंदिर का ही आप उदाहरण लीजिए, उद्घाटन होगा, उसके बाद जो ये जाति में तोड़ने का जो प्रयास लगातार जो चल ही रहा है, नहीं तो क्यों बीजेपी बिहार के जो मंत्री लोग हैं, चाहे आलोक मेहता हो, 90-10 की बात करते हैं, क्यों शिक्षा मंत्री आखिरकार रामायण पर मतलब मुद्दा उठाते हैं, वो पूरा फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप समझिए कि इस बार नीतीश कुमार को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार के नाम पर हामी भर दी है। लेकिन देखिए, एक मूल सवाल है, सबसे जो बड़ा सवाल है, कल इस पर हमने चर्चा भी किया कि पीएम फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। यहीं पर आकर पेच जो है ना वो फंस जा रहा है, और एक और पेच फंसेगा कि क्या अगर तमाम विपक्ष एक हो जाए, मतलब टीएमसी, जेडीयू, एआईएमडीके या जितने भी पार्टियां हैं,
अगर ये सब एक हो भी जा रहे हैं तो क्या वोट पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरी वोट की जो मारामारी है ना, वो ओबीसी वोट को लेकर है अमृतेश, समझिए इस बात को। अपर कास्ट के वोट को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट जो भारत में है, चाहे आप उत्तर भारत कह लीजिए, दक्षिण भारत कह लीजिए, या राजस्थान चले जाइए या बंगाल चले जाइए, जो सवर्ण जातियां हैं भारत में वो बीजेपी की ही मूलतः वोटर हैं। पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की हैं। सवर्ण जातियां कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को जल्दी वोट नहीं करती हैं, वो नेशनल पार्टी को ही करेंगी, पहले कांग्रेस अब बीजेपी। वोट का मारामारी जो है ना, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब इसमें एक बात समझिए, आज के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए तो बीजेपी, एक समय था जब बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, एक समय था, वो समय अब खत्म हो गया। एक समय था जब बिहार में कैलाशपति मिश्र जो हैं, हमारे जवारी लगेंगे, साइकिल पर घूम घूम के बीजेपी का प्रचार करते थे। एक समय था जब आरके सिन्हा एसआईएस जो भी चला रहे हैं, वो बीजेपी के लिए फंड करते थे, तन मन धन से समर्पित थे। हालांकि इनकी जो जाति के लोग हैं वो आज भी समर्पित हैं, लेकिन बीजेपी अब सवर्ण पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, बीजेपी अब आज के समय में सवर्ण पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और जो समाजवादी धारा की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे यूपी में वो समाजवादी पार्टी हो, बिहार में वो जदयू या राजद हो, या बंगाल में आप उसको वामदल कहिए, टीएमसी कहिए, जो कहिए, इनसे ऊपर उठकर मंडल राजनीति में भाजपा ने सबको पछाड़ दिया। इसका एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। अभी एक डेटा हम निकाले हैं, बीजेपी के कुल 303 सांसद हैं लोकसभा में, जो पिछली बार जीते थे। अब देखिए, उसमें करीब 113 सांसद जो हैं वो पिछड़े समाज से हैं, वो ओबीसी हैं। यानी 303 सांसद जो बीजेपी के हैं, उसमें 113 सांसद ओबीसी के हैं, जिनका कुल प्रतिशत 37.2%, मतलब 40% भाजपा के सांसद ओबीसी हैं। इसके बाद आप चले आइए एससी पर, यानी अनुसूचित जाति जो है, उसके 53 सांसद हैं 303 में, यानी वो भी करीब 17.4% हो जाता है। इसके अलावा आप चले आइए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, तो उनकी भी जो संख्या है वो 43 है, यानी करीब करीब 14.1%। अब इन सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा अमृतेश, तो करीब करीब भाजपा के 303 सांसद में, अब मान लीजिए कि इन तीनों को जोड़ने के बाद 70% सांसद जो हैं, मतलब 200 से ऊपर सांसद जो हैं, वो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो अब आज के समय में बीजेपी को यह कहना कि वो सवर्णों की ही पार्टी है, ये सरासर गलत है। अब देखिए ना, चौधरी जी को बनाया गया है उत्तर प्रदेश में बिहार भाजपा का अध्यक्ष, जाट है। बिहार में बना दिया गया सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, कोयरी है। एक यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। विपक्ष कहती है कि अगर ओबीसी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कितने मुख्यमंत्री उनके ओबीसी के हैं? पूरे अगर देख लिया जाए स्टेट में, जितने स्टेट में उन भाजपा शासित राज्य है, वहां पे ओबीसी कितने मुख्यमंत्री हैं, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, यूपी में राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, ओबीसी से हैं अगर देखिए तो, और लगभग उत्तराखंड में ही जब थे, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो गिन कर 2 या 3 मुख्यमंत्री ही जो हैं वही आपको सवर्ण है। अब वैसे देखिएगा तो ममता बनर्जी ब्राह्मण है, टीएमसी से हैं। नवीन पटनायक जो उड़ीसा में है वो कायस्थ हैं, वो तो फॉरवर्ड है, सवर्ण जाति से हैं। आप ठाकरे परिवार को ही देखिए, वो सवर्ण है भारत में। तो अब आज के समय में ये आरोप लगाना बीजेपी के ऊपर कि वो बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है, सरासर गलत है, कहीं से भी नहीं। तमिलनाडु का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, बिहार का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, सारा नेतृत्व जो पार्टी का राज्य स्तर पर है ना, वो ओबीसी को ही दे दिया गया है। और ये इसलिए किया गया कि देखिए, एक लकीर को अगर छोटा करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा निष्कर्ष है कि उससे एक लंबी लकीर खींच दीजिए। बीजेपी इस बात को भाप गई कि अगर हिंदू एकजुटता की हम बात कर रहे हैं और हिंदू एकजुटता के नाम पर अगर मलाई सिर्फ सवर्ण जाति को हम खाने को देंगे, तो ओबीसी छटक जाएगा, दलित छटक जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी लोग छटक जाएंगे। इसलिए बंटवारा जो है ना संसाधन का, या फिर कहिए कि पावर का, सत्ता का, वो बराबर हिस्सा में करो, और ये कर रही है बीजेपी। नहीं तो अभी संजय जायसवाल ओबीसी समाज से आते हैं, उनको जब प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया तो ये कयास लगाया जा रहा था कि विजय सिन्हा को दिया जाएगा, भूमिया जाति से आते हैं, क्यों नहीं बिहार बीजेपी उनको बना दी प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए नहीं बनाई कि अगर उनको बनाती तो फिर जो आज कोयरी वोट पर खतरा नीतीश कुमार में मंडरा रहा है, उसके सबसे बड़े जो मूल में सम्राट चौधरी है, समझिए। इसलिए अब बीजेपी आने वाले समय में और एग्रेसिव तरीके से आप देखिएगा। एक बात और समझिए, प्रधानमंत्री का जितना योजना है उसका मूल फायदा उठा कौन रहा है? सवर्ण जातियां आज के समय में कितनी भी खराब स्थिति में हो, वो जल्दी सरकारी योजना का लाभ लेने नहीं पहुंचती हैं। वो सरकारी योजना का लाभ जो है ना, वो वही पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति के लोग ही उठाते हैं। तो और 1 साल का राशन भी फ्री कर दिया गया है इस बार के बजट में।
तो बीजेपी का जो एक पूरा प्लान है वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ही चल रहा है। अब आते हैं पार्टियों की एकजुटता पर। यह चर्चा इसलिए रिलेवेंट था क्योंकि सब पार्टियां अगर एक हो भी जाएं तो वोट कहां से आएगा और किसका वोट मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव को सवर्ण वोट करेंगे? क्या एमके स्टालिन को सवर्ण वोट करेंगे? क्या ममता बनर्जी को सवर्ण वोट करेंगे? क्या अखिलेश यादव को सवर्ण वोट करेंगे? नहीं, ये बीजेपी को करेंगे। तो अब आते हैं पार्टियों की एकजुटता पर, जो आपका सवाल था अमृत सर। देखिए, पार्टियों की एकजुटता की अगर आप बात कर लीजिए, मान लीजिए हम ये बात सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पीएम फेस मान लिया, सहमत। आज मान लेते हैं कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार की वामदल से हुई, वामदल भी नीतीश कुमार को पीएम फेस मान लिया। अब आप हमको बताइए कि वामदल का बिहार में क्या जनाधार है? अगर यहां पर सीताराम येचुरी अगर प्रचार कर ही दे रहे हैं, कितना वोट कन्वर्ट करा के वो तेजस्वी यादव की पार्टी को या नीतीश कुमार की पार्टी को दिला पाएंगे? अगर केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ आ भी जा रहे हैं तो क्या केजरीवाल जो है उनकी पार्टी के यहां पर 2 टिकट मिलेगा? क्या बिहार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो महागठबंधन में आकर लड़ेगी? टीएमसी भी बिहार में चुनाव लड़ती है, बसपा भी बिहार में चुनाव लड़ती है। तो क्या नीतीश कुमार जो है वो मायावती अगर तैयार हो जाए नीतीश कुमार के नाम पर, तो क्या बिहार में बसपा को भी टिकट देंगे नीतीश कुमार? ये सवाल होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो 14-15 पार्टियां हो जाएंगी तो सब पार्टियां 2-3 सीट पर लड़ेंगी। तो व्यवहारिक तरीके से समझिए कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वही अपने जगह पर वोट करा पाएंगे। नीतीश कुमार कभी भी यूपी में जाकर अखिलेश यादव की पार्टी को कुर्मी वोट नहीं दिला सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव कभी भी बिहार में आकर तेजस्वी यादव की पार्टी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी को यादव वोट नहीं दिला सकते हैं। यहां के यादव लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही वोट करेंगे, वो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं करेंगे। आप पंजाब की स्थिति देखिए, क्या वहां पर अकाली दल, कांग्रेस जितने लोग हैं क्या एक हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकते हैं। बंगाल चले जाइए, वहां पर अब सीपीआई है, उनके खिलाफ में ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं होने जा रही हैं। तो राज्य स्तर पर ही क्यों ममता बनर्जी अपना जो वोट नुकसान करेंगे? आज अगर ममता बनर्जी कांग्रेस और वामदल से गठबंधन कर ले तो उनका जो कैडर वोट है वही छटक जाएगा अगले लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा में ममता बनर्जी को कुछ मिलना नहीं है। तो जब कुछ मिलना नहीं है तो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो क्यों अपने नुकसान पर नीतीश कुमार को पीएम फेस मानेंगी? नवीन पटनायक आखिरकार क्यों बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? अभी मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नज़र में उनका एक बहुत अच्छा छवि है, एक बहुत पॉजिटिव छवि है, और डेवलपमेंट भी उनका बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों को एक करने का जो यह असाध्य लक्ष्य, और देखिए इस देश में कभी भी 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी उस समय एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा था इंदिरा गांधी के खिलाफ में। तो उस समय भी सभी पार्टियां मिलकर इंदिरा गांधी को हिला नहीं सकते थे, जितना प्रभावशाली नेतृत्व था उनका। वही स्थिति नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उच्च स्तर का नहीं है। विपक्ष को आप आज भी देखिए तो नरेंद्र मोदी के दाढ़ी, नरेंद्र मोदी का कपड़ा, उनकी फोटोग्राफी, इसी पर राजनीति हो रही है। नीति पर किसी का कोई सवाल नहीं होता है। आप राहुल गांधी को ही देखिए ना, चाहे पूरी कांग्रेस को देखिए, एकमात्र एक मुद्दा पकड़े हुए हैं लोग, अडानी। अडानी के अलावा 1000 समस्याएं हैं। लोकतंत्र खतरे में है अभी भी मुद्दा। हाँ, वही सब 4 संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अडानी देश लूट रहे हैं। इस 3 मुद्दे के अलावा क्या कोई भी मुद्दा है विपक्ष के पास? जबकि 1000 समस्या इस देश में है, कम से कम 1000 समस्या होगा अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के स्तर पर जाना पड़ेगा। चाहे आप उसको डिजिटल मार्केटिंग कहिए, ब्रांडिंग कहिए, जिस भी तरह से कहिए, क्योंकि वो प्रभाव जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक जनता के दिल और दिमाग में ये बात नहीं बैठेगा कि कोई ऐसा वजीर आजम हम बना सकते हैं या पीएम हम बना सकते हैं जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दे सके इस देश को, तब तक कोई विपक्षी एकता कर लीजिए, कोई बहुत मतलब भावी निष्कर्ष तक ये मुद्दा नहीं पहुंचने वाला है। अमृत 7 महीने पहले की तस्वीर, जो नीतीश कुमार जैसी पावर सत्ता में आए थे बिहार में, मतलब सत्ता में तो थे ही, जब मुख्यमंत्री पद छोड़े थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उसके बाद गए थे दिल्ली। तो वो तस्वीर और जो कल की तस्वीर है, दोनों में बहुत अंतर है। कल उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी खुश दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2024 नीतीश कुमार। लेकिन तब से अभी तक में वो बहुत कमजोर भी हो चुके हैं। आरसीपी सिंह उनका साथ छोड़ दिए, समझिएगा, सबसे पुराने शागिर्द आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए। मजबूत भी होने वाले हैं चिराग पासवान, बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इनका साथ छोड़ दिए। सम्राट चौधरी को खड़ा करके इनका आधार वोट, जो कोयरी वोट है, वो छटक गया। आज जीतन राम मांझी जाकर अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं। मुकेश सहनी छटक चुके हैं महागठबंधन से। तो ये 5 लोग तो छटक चुके हैं। और जो आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं अमृतेश, चिराग पासवान कभी भी महागठबंधन में नहीं जाएंगे। उनको पता है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो है उसके सामने ये बहुत फीके पड़ जाएंगे चिराग पासवान। इनको सपना है, बड़ा भविष्य है, अभी लंबा इनको राजनीति करना है। और लंबी राजनीति में
कहा जाता है ना कि राजनीति में पास के फायदे से दूर का नुकसान हमेशा देखा जाता है। तो चिराग पासवान कभी भी क्षणिक लाभ के लिए लंबा नुकसान नहीं करेंगे, याद रखिए। तो इसलिए नीतीश बीजेपी तो चिराग पासवान को सिर्फ नुकसान दी है। नुकसान दी, अब बीजेपी चिराग पासवान को नुकसान दी है या नहीं दी है ये नहीं पता, लेकिन चिराग अगर 2024 में भी सांसद बनेंगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के रहमो करम पर बनेंगे। ये बात हम दावा ठोक कर बोल रहे हैं। अकेले वो लड़के देख ले, उनको समझ में आ जाएगा। जमुई से ही वो जीते हैं, इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रहा है। बीजेपी में 303 सांसद है ना, 200 सांसद ऐसा होगा जिसको लोग नहीं जानते होंगे। वो सिर्फ एक चेहरा पर जीते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ एक चेहरा, दूसरा कोई चेहरा नहीं, जान लीजिए। तो इसलिए विपक्षी एकता का मुहिम जो है ये चल रहा है, लेकिन जमीन पर अगर आप देखिए, अब बताइए ना, तेलुगु देशम पार्टी है ना और टीएसआर कभी मिलेगा क्या? कभी मिलेगा? पंजाब में कभी अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलेगा क्या? पश्चिम बंगाल में कभी ममता बनर्जी और वामदल और ये कांग्रेस कभी मिलेगा क्या? क्षेत्रीय, अब यूपी में चले जाइए ना, वहां पर क्या मायावती और अखिलेश यादव कभी मिल जाएंगे? अनुप्रिया पटेल है वहां पर, राजभर है वहां पर, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, कभी मिल पाएंगे ये लोग? कभी नहीं मिलेंगे। यही तो कहा जाता बिहार में भी कि आरजेडी और जेडीयू कैसे, जो जिस लालू यादव के खिलाफ नीतीश की राजनीति रही है, तो आज तो मिल गए, तो हो सकता है सत्ता के लिए ये लोग मिले हैं, तो वहां भी वो उसी के लिए मिलेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हटा। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में, चाहे वो किसी तरह से उनको ईडी, सीबीआई, बहुत तरह की चीजें, वो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म है, तो वो यही बताते हैं कि ईडी का, सीबीआई का, तो हो सकता है इसके लिए वो लोग मिल जाए। आप हमको एक बात बताइए, क्या ममता बनर्जी के आवास पर आज तक सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स पहुंचा? नहीं पहुंचा। एमके स्टालिन के आवास पर पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्या केसीआर के आवास पर आज तक ईडी, सीबीआई से पहुंचा? नहीं पहुंचा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर ही कोई दाग नहीं है, ना उन पर सीबीआई का डर है, उनको ना ईडी का खतरा है, ना इनकम टैक्स का खतरा है। तो आखिरकार कुछ चुने हुए लोग, जैसे ठाकरे जो पार्टी है शिवसेना, उसके संजय रावत हुए, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हुए और लालू परिवार, यही 2-4-5 गिने चुने परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा न पड़ रहा है। अब बताइए ना, कहाँ ममता बनर्जी पर अभी तक कुछ छापेमारी हुआ है? उनके कुछ मंत्री जरूर फंसे हैं, तो किए होंगे। अगर बीजेपी को सभी पार्टियों को छापेमारी ही कराना होता तो कोई नहीं बचता। अखिलेश यादव के आवास पे ही कहाँ तक ईडी, सीबीआई पहुंचा है? वो उनके पिताजी भी और वो लोग खुद 10-15 साल मुख्यमंत्री रहा है, लोग क्यों नहीं उनके आवास पर ईडी और सीबीआई का जो ये लोग बात करते हैं, उन्हें क्यों नहीं पहुंचा? खुद बिहार में क्यों लालू परिवार टारगेट पे आता है, नीतीश कुमार टारगेट पे नहीं आते हैं? केसीआर टारगेट पे नहीं है, तेलंगाना का जो सीएम है, एमके स्टालिन नहीं है, कई ऐसे विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, नवीन पटनायक नहीं है। कहाँ उड़ीसा में आते कि सबका मामला होता है करप्शन का या फिर सीबीआई, ईडी का? तो ये कहना गलत है कि सीबीआई और ईडी जो है ना वो यूज किया जा रहा है बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात देखिए कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर जो केस है वो कांग्रेस के रीजन का है, वो तो खाली फाइल खोला जा रहा है, अभी तो सारे छापेमारी चल रही है और पूछताछ हो रहा है। बीजेपी के समय में कहाँ चारा घोटाला कब हुआ था? 96-97 में हुआ। अभी आईआरसीटीसी का हो या फिर लैंड फॉर जॉब हो, ये सब 2008 का मामला है। उस समय तो नरेंद्र मोदी सबसे बदनाम सीएम थे देश के। इसलिए इस ईडीआई और सीबीआई के मामले पर कभी भी विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं होने वाला है। बहुत लोग इसे बचे हुए हैं, उनको क्यों लेना, क्यों ऐसा करना कि उन पे भी होने लगे। इसलिए इस मुद्दे पर तो कभी एक नहीं होगा पूरा जो विपक्ष है। अमृतेश, चलिए, तो आप क्या सोचते हैं, विपक्ष एक होगा क्या? नीतीश कुमार 2024 में पीएम उम्मीदवार होंगे विपक्ष के तौर पे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।